नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अभी हमने कुछ समय पहले ही मैप वाली क्लासेस की थी, अगर आपको याद होगा। उस मैप वाली क्लास जैसे ही थोड़े समय के बाद हमने थोड़ी देर के लिए कुछ कारणवश की वजह से डिसकंटिन्यू कर दी थी, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, काफ़ी बच्चे परेशान थे कि मैप वाली क्लास हमें फिर से करनी चाहिए, क्योंकि मैप सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट सेक्शन है। और मैप सेक्शन मानचित्र का जो पूरा क्षेत्र है, वो जब तक आप मानचित्र पर नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, और वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड रहता है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ठीक है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि क्लासेस या आपकी रहेंगी, वीकली रहेंगी, जो पूरी वीक की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी उसको हम इन क्लासेस में कवर करेंगे। तो एक एक करके हम हर चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम साउथ कोरिया की बात करते हैं। असल में साउथ कोरिया में कुछ ही समय पहले यहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था, बाद में हटा दिया गया था। इसको इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट भी बोल रहे थे बहुत लोग, कि इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट है, किस प्रकार से एक बार में इन्होंने आपातकाल लगाया, बाद में हटा दिया। इनका नाम है, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने हाल ही में एक अघोषित टेलीविजन संबोधन में आपातकाल मार्शल लॉ की घोषणा की थी, बट अब इसको हटा दिया गया है। तो साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये कोरियन पेनिनसुला में, कोरियन प्रायद्वीप में ये एक बहुत बड़ी कंट्री है, और ये हम सब जानते हैं ये नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी सीमा साझा करती है। जो नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी सीमा साझा करती है, जो इससे एक प्रश्न बन सकता है, एक लैटिट्यूड है, ये देख रहे हैं लैटिट्यूड, ये अक्षांश है, जो 38 डिग्री अक्षांश है। ये किस प्रकार के अक्षांश है? ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में देखी जाती है, और इसको हम 38 पैरेलल भी कहते हैं। पैरेलल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी इक्वेटर है उससे जितनी सारी लैटिट्यूड, जितनी अक्षांश होती है, सब पैरेलल होती है ना, इसीलिए इसको 38 पैरेलल कहते हैं। तो अगर कोई भी पूछे कि 38 पैरेलल किसके बीच में है, तो आप ये बताएंगे कि 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमें समझनी है, एक एक करके देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है, इसका नाम है सियोल। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लैटिट्यूड है 38 डिग्री पैरेलल, इसको लाल इसलिए रखा गया ताकि आपको याद रहे कि भाई ये असल में किस प्रकार के एक क्षेत्र है, ये असल में किस प्रकार का एक बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो कौन सी लैटिट्यूड के साथ समन्वय करती है, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बताया करूंगी। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप है, क्योंकि कोरियन पेनिनसुला है। कोरियन पेनिनसुला एक प्रायद्वीप क्या होता है, वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है और एक किसी कॉन्टिनेंटल मेनलैंड से जुड़ा हुआ होता है, तो ये प्रायद्वीप है। ठीक है, तो ये येलो सी यानी कि पीले सागर से घिरा है, किस साइड? पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, दूसरे पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में जापान सागर है, इसका नाम याद रखना है। दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे आप देख रहे हैं जापान है, अगर दक्षिण क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में जापान है, और यहीं पे सुशीमा भी जापान का लोकेटेड है। इसके अलावा कोरिया जलडमरू मध्य, जिसको कोरिया स्ट्रेट कहते हैं, ये इसके दक्षिण में है। यहाँ बुसान है, एक इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, ट्रेन टू बुसान, अगर आपको याद होगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे ददोहया नेशनल पार्क भी है, साथ ही साथ फेरी सिंकिंग भी यहाँ पे है। चेजू स्ट्रेट या चेजू जलडमरू मध्य भी यहाँ पे सिचुएटेड है, ये जेजू आइलैंड के पीछे, जेजू आइलैंड और कोरिया के बीच में है, साउथ कोरिया के बीच में है। यहाँ की सबसे लंबी जो नदी है वो नाकटोंग नदी है, तो नाम याद रखिएगा, नाकटोंग नदी सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो नाकटोंग नदी है, ये कोरिया स्ट्रेट या कोरिया जलडमरू मध्य में जाती है। तो अगर पूछा जाए दक्षिण कोरिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाम याद रखना होगा नॉक्टोंग नदी। इसके उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्व क्षेत्र में अगर हम बात करें तो टैबेक माउंटेन्स है, और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही जाते हैं टैबेक माउंटेन्स। ठीक है, इसका नाम याद रखना है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि है ग्योम रिवर। ये आप देख रहे ग्योम रिवर, ये पीले सागर में बह रही है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी कौन से क्षेत्र में जाती, क्योंकि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, तो याद रखना है कि नाकटोंग नदी ये कोरिया जलडमरू मध्य में जाती है, और ग्योम नदी जो है वो कहाँ जाती है? पीले सागर में जाती है।
ठीक है, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया के बाद उत्तरी कोरिया को अगर हम जानते हैं तो हमें ये पता है कि ये डिक्टेटरशिप वाला इलाका है और यहाँ पे इस रीजन को डीमिलिटराइज किया गया है, नो मैंस लैंड के नाम से जाना जाता है, तो इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सियोल राजधानी है दक्षिण कोरिया की, वैसे ही नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग है। तो ये याद रखना है, उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं कि क्या क्या है इसके पास। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका दक्षिणी सिरा कोरिया जलडमरू मध्य और पूर्वी चीन सागर पर स्थित है। दक्षिण कोरिया की 3 प्रमुख नदियां हैं, हान, गुआम और नाकडोन। सभी का उद्गम का स्रोत ताइबेक पर्वत में है। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सत्य है कथन, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू साउथ कोरिया, its southern tip, consider the following statements. Its southern tip is located on the Korean Strait and the East China Sea. South Korea's 3 major rivers, Han, Guem, Nakdong, all have their source in the Tabaek Mountain. तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी बताने की कोशिश करिएगा करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका दक्षिणी सिरा अगर हम देखें, ये कोरियन जलडमरू मत से तो सटा हुआ है, यहाँ पे आपने देखा ही होगा, ये कोरियन जलडमरू मत से सटा हुआ है। ऊपर का जो क्षेत्र है कह रहे हैं ये चीन सागर से, नहीं ये जापान सागर से है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर हान, गुएम और नाकडोंग की बात करें तो इनका सबका टाबेक पर्वत पर नहीं है। टाबेक पर्वत में सिर्फ और सिर्फ किसका है, नाकडोंग का है। बाकी गुएम का अगर हम बात करें ये सोबेक माउंटेन पे है, तो इसको याद रखना है। सोबेक से गुएम निकल रही है और नाकडोंग कहाँ से निकल रही, टाबेक से निकल रही, जिसकी वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी गलत है। तो आपको बताना कौन सा कथन सत्य है, नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी दोनों में से सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारी न्यूज़ है ये युगांडा की है। युगांडा जो कि अफ्रीका में स्थित है, इसके बारे में भी देखते हैं। हाल ही में युगांडा में भूस्खलन से 40 घर दबने से कम 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और 100 लोग लापता है। इसमें भारत ने भी सहायता भेजी है। अफ्रीका हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, युगांडा स्पेशली। युगांडा की बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि ये चारों ओर से लैंड से घिरी हुई है। इसके पास किसी भी प्रकार की ओशनिक लाइन नहीं है, किसी भी क्षेत्र से ये शोर नहीं साझा कर रही है अपने, इसीलिए इसको अपने आजू बाजू की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये अब कीनिया के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ये याद रखना है। इसके बाद इथियोपिया यहाँ है, पर इथियोपिया के साथ ये अपनी सीमा साझा नहीं करती। पर पूरा मैप हम देख लेते हैं। इथियोपिया और कीनिया अपनी सीमा साझा करते हैं। ये इथियोपिया वही है जहाँ इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में क्षेत्रों को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। क्या मुझे बता सकता है कोई कमेंट सेक्शन में कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इथियोपिया के आप वेस्ट में जाओगे तो साउथ सुदान आपको मिलेगा, दक्षिण सुदान मिलेगा। दक्षिण सुदान और युगांडा ये सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आप युगांडा के पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको डीआरसी मिलेगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो डीआरसी अलग है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा ये युगांडा से होके जा रही है। और ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी लेक है जिससे भूमध्य रेखा होके गुजरती है, झील कौन सी है पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया ऐसी झील है, उसके उत्तरी क्षेत्र से, बहुत ज़्यादा बीच में भी नहीं है, उत्तरी क्षेत्र से 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ये गुजर रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और भी रिवर्स हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। अलग अलग रिवर्स और लेक्स इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि युगांडा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज है लेक्स के लिए, झील के लिए, नदियों के लिए। तो इससे नदी से संबंधित क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नील नदी इस क्षेत्र में है, बह रही है, और ये मुजीजी नदी है, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं ये लेक एल्बर्ट है। और क्यों है ये सारी लेक्स ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेक एल्बर्ट है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो माउंट मोरुंगोले से निकल रही है, ये है डोपेट रिवर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अचवा रिवर है,
पेजर रिवर है, नील नदी है, ठीक। यहाँ पे लेक विक्टोरिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे लेक जॉर्ज है, इसको याद रखना है, ठीक। युगांडा यहाँ पे रवांडा के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। रिफ्ट वैली लेक्स कौन सी होती हैं? रिफ्ट कब क्रिएट होती है ये जानना ज़रूरी है। रिफ्ट तब क्रिएट होता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली होती है। एक लेक दूसरे लेक से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और यहीं से मैग्मा निकलता है और नए भूपर पट्टी का निर्माण करता है। तो यहाँ रिफ्ट की वजह से, क्योंकि डिप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे गहरे गड्ढे क्रिएट हो रहे हैं, उसमें जब झील बन जाती है तो उसको रिफ्ट लेक कहते हैं, रिफ्ट वैली लेक कहते हैं। इस तरह से ये वेस्टर्न रिफ्ट है और ये ईस्टर्न रिफ्ट है, दो तरह की रिफ्ट है अफ्रीका में। और माना जा रहा है सोमाली प्लेट जिस प्रकार से अलग हो रही है मेन अफ्रीकन प्लेट से, ये बहुत साल के बाद भारत से आके जुड़ जाएगी। और ये प्लेट जब भारत से आके जुड़ जाएगी तो मुंबई के पास सोमालियन माउंटेन्स बनेंगे। हालांकि ये जो हमारा एक प्रेडिक्शन है, इसको होने में कई साल भी लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये युगांडा की अवस्थिति इस मैप में भी आपको दिखेगी और छोटे छोटे इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। यहाँ मुर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क है इस रीजन में, ठीक। इसके अलावा यहाँ किबाले फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। माउंट स्टैनली भी यहीं सिचुएटेड है। एक इम्पॉर्टेंट रिवर है कटोंगा रिवर, यहाँ पे विक्टोरियन नाइल है। लेक क्योगा भी यहीं पे प्रेजेंट है, क्योगा, ठीक है। एल्बर्ट नाइल अलग है। ये सारी नील नदी, असल में सारी ही नील नदी, जितनी इम्पॉर्टेंट नाइल आप देख रहे हैं ये नील नदी बनाती है मिलके। तो अलग अलग रिवर से जब छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं तो एक का नाम विक्टोरियन नाइल है, एक का नाम एल्बर्ट नील है या नाइल है, तो उसको उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे चलते चले जाओगे, यहाँ पे लेक एल्बर्ट आपको मिलेगी। तो एल्बर्ट से जो नील निकल रही है उसको एल्बर्ट नील कहते हैं, जो विक्टोरिया से निकल रही है उसको विक्टोरिया नील कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी धाराएं मिलके बड़ी धारा बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी ये भी पूछा जा सकता है कि लेक विक्टोरिया किन 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस जब भी ऐसे आए ना बेटा, ये चीज़ याद रखना, जब तक मैप नहीं देखोगे तब तक याद नहीं रहेगा। तो विक्टोरिया तंजानिया के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है, विक्टोरिया कीनिया के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है, युगांडा के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 देश हैं जिनके बीच में विक्टोरिया नदी अपनी सीमा दे रही है। तो याद रखना आप लोग, कीनिया, तंजानिया और युगांडा, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, कोई डैम अगर इम्पोर्टेंट है तो हाँ, यहाँ विक्टोरिया नील पर नालुम बाले डैम बनाया गया है, ठीक है, नालुम बाले डैम, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट, ये सब मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। हाँ, जर्मन अगर बात करें देश की सबसे ऊंची चोटी, ये 5109 मीटर ऊंची मार्गोरिटा पीक है, रुवेंजोरी रेंज का हिस्सा है। ये इंसेलबर्ग युगांडा में एक आम भौगोलिक विशेषता है। इंसेलबर्ग क्या होते हैं? जो छोटे छोटे इरोडेड पर्वत होते हैं, यानी कि अब उनका अपक्षर अपर्दन इस प्रकार से हो जाए कि वो छोटे छोटे आइसोलेटेड हिल्स के रूप में दिखने लगते हैं, उसको इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है। जर्मन में इसका अर्थ होता है चट्टान द्वीप, और ये विचित्र लेकिन आश्चर्यजनक चट्टानी संरचनाएं होती है। पूरे देश में सवाना, पूरा जो देश है युगांडा का, यह सवाना एवं पठार पर स्थित है। प्रमुख नदियों में विक्टोरिया है, नील है, अचवा है, पेजर और एल्बर्ट नील भी है। विक्टोरिया झील के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये नील नदी का स्रोत है, यानी कि विक्टोरिया नदी की सबसे ज्यादा मुख्य धारा कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है, नील नदी की मुख्य स्रोत। अल्बर्ट झील पश्चिमी युगांडा में स्थित है, ये अल्बर्टाइन रिफ्ट का हिस्सा भी है। इसके अलावा एडवर्ड झील युगांडा और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा साझा करती है। राजधानी अगर युगांडा की हम बात करेंगे तो कंपाला है, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, कंपाला इसकी राजधानी है। और युगांडा शिलिंग इसकी मुद्रा है। यहाँ पे ज्यादातर लोग स्वाहिली और अंग्रेजी में बात करते हैं, भाषा इनकी इस प्रकार से है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह झील युगांडा, कीनिया और तंजानिया के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है, पहला। दूसरा बोल रही है अल्बर्ट झील पश्चिमी युगांडा में स्थित है और ये अल्बर्टाइन रिफ्ट का हिस्सा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है लेक विक्टोरिया
लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में, और ये बॉर्डर शेयर करती है युगांडा, कीनिया और साथ ही साथ तंजानिया के। लेक एल्बर्ट इज लोकेटेड इन दी वेस्टर्न युगांडा एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एल्बर्टाइन रिफ्ट, यानी कि पश्चिमी युगांडा में है, ये तो बता ही दिया मैंने। चलो, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही, और ये युगांडा, कीनिया और तंजानिया के साथ सीमा साझा करती है, बिल्कुल सही। यहाँ आप देख रहे हैं कीनिया, तंजानिया और युगांडा, तो जिन्होंने पहला स्टेटमेंट सही बताया, वेरी गुड। एल्बर्ट झील ये पश्चिमी युगांडा का पार्ट है, बिल्कुल, और ये एल्बर्टाइन रिफ्ट का पार्ट है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, एल्बर्टाइन रिफ्ट, और एल्बर्टाइन रिफ्ट को वेस्टर्न रिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ है लेक एल्बर्ट। चलिए, तो इसका मतलब है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही आंसर है। सी भी सही है, सी ही सही है, तो जिन्होंने सी आंसर सही दिया है उनको वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीनी हैकरों ने व्यापक साइबर जासूसी के अभियान के तहत बड़ी संख्या में अमेरिकियों का मेटा डेटा चुरा लिया। मेटा डेटा क्या होता है भाई? जब अत्यधिक डेटा हो जाता है तो उसको स्टोर किया जाता है क्लाउड में, और एक क्लाउड है मेटा, मेटा का ही प्रोडक्ट है फेसबुक, मेटा यूनिवर्स है ये, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। और मुझे पक्का यकीन है आप तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं, आप फेसबुक भी यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, और आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं। तो जो भी डेटा आप जनरेट कर रहे हैं, यानी कि आप जो बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो आप अपने विचार व्यक्त करते हैं फेसबुक पे, जो आप पर्टिकुलरली चीज़ें बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मेटा यानी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने ये तीनों चीज़ें एक साथ कर दी हैं, और ये मेटा डेटा हो गई हैं। जो भी आप यहाँ बता रहे हो, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे ओपिनियन दे रहे हैं, और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि मैं ये वाली गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, तो ये सब डेटा जनरेट हो रहा है, और वो डेटा जो जनरेट होता है वो कंपनीज खरीदती हैं, पता है, और जो कंपनीज खरीदती हैं आपका डेटा बेचा जा रहा है, और उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि फ़ोन में आपने कुछ डाला, फॉर एग्जाम्पल आप घर के लिए कर्टन्स देख रहे हो, आपने वो गूगल किया, बट उसके रिकमेंडेशन आपको फेसबुक में भी दिखने लगेंगे, उसके रिकमेंडेशन आपको व्हाट्सएप पे भी दिखने लगेंगे। तो मतलब आपका डेटा जो जनरेट हो रहा है अलग अलग कंपनियों के पास जा रहा है कि ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इसको ये बेचने की कोशिश करो। तो बोला गया है कि चीनी हैकरों ने ऐसा किया है, और चाइना ये कर सकता है बिकॉज चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत है, पर उसके घर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है, क्योंकि अब वहाँ के लोग बूढ़े हो रहे हैं, तो मार्केट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चीनी हैकर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से डेटा ला रहे हैं ताकि उनको उस तरह का प्रोडक्ट्स पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस रीजन की, ऑफ कोर्स चाइना एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, इंडिया के साथ ही अपनी सीमा साझा करती है, और इंडिया, जबकि अगर हम बताएं इंडिया और तिब्बत की कहानी तो ये अलग है, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे कि इंडिया और तिब्बत कैसा है। चलिए तब तक देख लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं मानते हैं कौन सा एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया है, कौन सा चाइना है, हम मानते हैं कि पूरा का पूरा भारत देश हमारा है, और जम्मू कश्मीर में इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज़ हैं, तो इसको हम बिल्कुल खंडित करते हैं इस मैप के इस्तेमाल का, ठीक है। हालांकि नैरेटिव दिखाने के लिए चाइना को हमारे पास बेटर मैप नहीं था, इसलिए हमने ये मैप दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से बहुत सारी, आपको पता है, नदियाँ भी निकलती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पठार यही है, और तिब्बत का पठार वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर हिमालय भी है। तो तिब्बत के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, सिंधु नदी, ठीक, पहली। दूसरी सतलुज नदी, एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है ब्रह्मपुत्रा, जो चमयंगदन ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। कुनलुन माउंटेन्स तिब्बत के पठार के नॉर्थ में है, उत्तर में है, और ये पामीर नॉर्थ से निकले हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना, पामीर नॉर्थ से निकले हैं। पामीर नॉर्थ से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पीक्स निकले हैं, यहाँ पे किरथार रेंज है, सुलेमान रेंज है, और पामीर का ज़्यादातर हिस्सा जो प्रेजेंट है वो तजिकिस्तान में है, तो इसको याद रखना है, तजिकिस्तान में पामीर का ज़्यादा हिस्सा है, और तजिकिस्तान में ही
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ किरथार रेंजेस है, यहाँ सुलेमान रेंज है जो पामीर से निकल रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ कुनलुन रेंज है। तो ये सारे रेंजेस और इवन काराकोरम, ये सारे रेंजेस जो निकल रहे हैं ये पामीर नॉट से निकल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स जो इस क्षेत्र में आप देखेंगे वो है टकलामकान डेजर्ट। टकलामकान मरुस्थल ये कुनलुन के नॉर्थ में है। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स वाले एग्जाम में, इसलिए याद रखना है कि कुनलुन से उत्तर की ओर स्थित है क्या, टकलामकान डेजर्ट, जो कि चाइना में है। इसके अलावा और उत्तर में जाएंगे, यहाँ आपको विक्टोरिया पीक मिलेगी, विक्टोरिया चोटी। फिर उसके बाद यहाँ टिएन शान माउंटेन्स है, ये भी पामीर से निकले हुए हैं, टिएन शान खुद पामीर से निकले हुए हैं। तो टिएन शान से दक्षिण की ओर में आपको टकलामकान मरुस्थल मिलेगा और उससे दक्षिण में जाएंगे तो कुनलुन मिलेगा। तिब्बत के पठार से सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा निकलती है। इसके अलावा सालवीन नदी भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो जाती है, और मेकोंग नदी भी, ये सब तिब्बत के पठार से होते हुए निकलती हैं। यांगत्से नदी, ये आपको पता ही होगा यांगत्से नदी के बारे में, आप मुझे बताएंगे दुनिया की माफ कीजिएगा, चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। ठीक है, दुनिया की तो हमको पता है लॉन्गेस्ट रिवर नील है, चाइना की आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसके बारे में हम पढ़ते हैं ये यहाँ पे स्थित है। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट एक शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। सिर्फ हॉट डेजर्ट नहीं होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। तो गोबी डेजर्ट शीत मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में भी स्थित है और चाइना में, और ये मंगोलिया के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, तो उसको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे किलियान माउंटेन्स है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे माउंट हेंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र में है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये ग्रेट हिमालयज में है, सबसे ऊंची चोटी ग्रेट हिमालयज में है ये। साथ ही साथ 8850 मीटर की लगातार बढ़ती जा रही है। ये नेपाल एवं तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना में स्थित है, इसको याद रखना है। अच्छा, वैसे तो देखो इसकी चढ़ाई आसानी से ज़्यादा कहाँ से हो सकती है, चाइना की तरफ से, चीन की तरफ से। जो हमारे माउंटेन से हिमालयस है वो ज़्यादा जेंटल है, तो उनसे चढ़ाई करना बेहतर है, पर चाइना ने इस पर रोक लगा के रखी है, इसलिए नेपाल के क्षेत्र से ये ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, तिब्बत की वजह से ही हम चाइना के साथ बहुत लंबी सीमा साझा करते हैं। अगर भारत की बात करें तो ये लंबी सीमा साझा करता है 3348 किलोमीटर की। चाइना ऑन द अदर हैंड कहता है कि हम सिर्फ 2000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि पूरा अक्साई चीन जो लद्दाख का क्षेत्र है वो इसका है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में आगे। ठीक है, उसके बाद चाइना के जो पूर्वी क्षेत्र में है यहाँ येलो सी है, पीला सागर है। फिर उसके पूर्वी क्षेत्र में ईस्ट चाइना सी भी है, नीचे साउथ चाइना सी है जिसका 90% हिस्सा चाइना कहता है हमारा है, और इसी से 9 डैश लाइन मैप रिलेटेड है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये चीन से भी होके गुजरती है, तो सिर्फ भारत से ही नहीं चीन से भी कर्क रेखा होके गुजरती है, ये याद रखिएगा, एशिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली यहाँ पे चीन रशिया के साथ, रूस के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, मंगोलिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये कजाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे अल्ताई पर्वत भी है, अल्ताई माउंटेन्स। उसके अलावा यहाँ किर्गिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है। और भारत की अखंडता को ये बहुत बार क्वेश्चन करता है, तो सीपेक जो इससे बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, असल में भारत का कुछ क्षेत्र है इस रीजन में, इसको शक्सगम ट्रैक्ट कहते हैं, शक्सगम वैली है ये, शक्सगम ट्रैक्ट। 1963 के अग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान ने ये पार्ट चाइना को दे दिया है, जो कि पाकिस्तान ने खुद हथियाया है हमसे। ठीक है, तो इसको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इंडिया के साथ ये कैसे सीमा साझा करता है, देखो ये भारत है, भारत के साथ चाइना 3448 किलोमीटर की, माफ कीजिएगा 88 किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तिब्बत की वजह से, तिब्बत को एनेक्स किया है चाइना ने 1950 में। लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हमारे लिए पश्चिमी क्षेत्र माने जाते हैं, यानी कि वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर है ये। फिर आता है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और सिर्फ उत्तराखंड ये है। फिर आता है ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्थित है, और इसी को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा है जो कि 1914 के शिमला संधि के बाद आई थी। हालांकि शिमला की संधि, ये जो संधि बताई गई है, ये चाइना मानता ही नहीं है। चाइना कहता है कि इस संधि के अंतर्गत हम ये मानते ही नहीं है कि किसी भी प्रकार की संधि हुई होगी भारत के साथ, क्योंकि तिब्बत का कोई अलग से क्षेत्र ही नहीं था, तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की संधि हुई होगी। इस वजह से आप देखते हैं कि 1950 में जब पर्टिकुलरली तिब्बत का एनेक्सेशन हुआ, दलाई लामा भारत आ गए, उसके बाद से ही चाइना ने रेगुलरली डिस्प्यूट किया है कि तिब्बत क्षेत्र तो हमारा है, तिब्बत को हम किस प्रकार से किसी और को दे दे। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली होंगी, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको ऐसा लगे कि भाई शिमला अग्रीमेंट कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पर्टिकुलर ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने बता ही दी है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है क्या। नहीं, ये कुनलुन शान माउंटेन्स है, ये अल्तुन शान है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमने ऑलरेडी देख ली है। कैपिटल सिटी बस पता होनी चाहिए आपको, राजधानी सबको पता है बीजिंग है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में स्थित है ये भी बताया है। मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पूर्व में पीला सागर और पूर्वी चीन सागर, दक्षिण पूर्व में दक्षिण चीन सागर भी स्थित है। चीन की सीमा पीले सागर से के पार दक्षिण कोरिया एवं जापान एवं दक्षिण चीन सागर के पार स्थित फिलीपींस से भी लगती है। इसके उत्तर में गोबी और टकलामकान डेजर्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। चलिए, अब यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है? मैंडरिन बोली जाती है, तो उसको भी याद रखना है। चीन के दक्षिण में गोबी और टकलामकान रेगिस्तान स्थित है। हिमालय, काराकोरम, पामीर और टिएन शान पर्वत श्रृंखलाएं चीन को दक्षिण और मध्य एशिया के अधिकांश भाग से अलग करती हैं। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सत्य कथन बताना है आपको। गोबी एंड टकलामकान डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द साउथ of China. Himalaya, Karakoram, Pamir and Tian Shan mountains ranges separate China from much of South and Central Asia. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो जल्दी बताने की कोशिश करेंगे सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं। देखो, गोबी और टकलामकान ये साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ में है, इसीलिए जब मैंने दिखाया था तो आपको ध्यान इसमें मैंने बताया था कि देखो गोबी डेजर्ट और टकलामकान। तो टकलामकान आप स्पेसिफिकली अगर देखोगे ये भी नॉर्थ में है और गोबी डेजर्ट भी नॉर्थ में है। तो चीन के दक्षिण में गोबी और टकलामकान स्थित है, ये सही नहीं है। हिमालय, काराकोरम, पामीर, टिएन शान पर्वत श्रृंखलाएं चीन को दक्षिण और मध्य एशिया के अधिकांश भाग से अलग करती है। एग्जैक्टली इसमें पामीर तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली पामीर काफ़ी उधर है, तो यहाँ पे ना पहला सही है ना दूसरा सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है
कि क्वेश्चंस जैसे भी आए अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए, लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज विदाउट लोकेशंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए अब घाना के बारे में बात करते हैं। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में आर्थिक संकट की चिंताओं के बीच में राष्ट्रपति एवं विधायी चुनाव का मतदान संपन्न हुआ है, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। घाना एक ऐसी कंट्री है जो कि वेस्टर्न कोस्ट में अवेलेबल है। टोगो, बर्किना फासो, कोएते दिवोर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किन किन कंट्रीज से अपनी सीमा साझा करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता है तब तक आप सेफ स्पेस में हैं। बेसिकली माय पॉइंट इज कि जो कंट्रीज न्यूज़ में है उनके आसपास की कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोते दिवोर बर्किना फासो के साथ सीमा साझा करती है, टोगो की सीमा साझा करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक वोल्टा।
और यहाँ पे क्वाहू प्लेटो है, ठीक। क्वाहू प्लेटो भी आपको याद होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे व्हाइट वोल्टा नदी है, फिर उसके बाद ओटी नदी है, ये सारी चीज़ें अगेन पता होनी चाहिए। ब्लैक वोल्टा यहाँ पे प्रेजेंट है, और पर्टिकुलरली ऐसे स्पेसेस के क्वेश्चन ही आपको पता होने चाहिए कि क्वेश्चन अगर इसमें से आएंगे तो क्या आएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये पता है एक्रा के बारे में। एक्रा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, वेयर इज एक्रा। एक्रा के अलावा क्वेश्चंस यहाँ से ये भी बनते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सी लेक है, तो मैंने विक्टोरिया के बारे में तो बता ही दिया था, फिर यहाँ पे ब्लैक वोल्टा के बारे में आपको बताया। चलिए, वेस्टर्न अफ्रीका में है, पश्चिमी अफ्रीका में है, घाना की सीमा कोटे डी आइवर, बुर्किना फासो और टोगो से लगती है। दक्षिण में गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर स्थित है, जो कि बहुजातीय राष्ट्र है। माफ कीजिएगा, ये खुद बहुजातीय राष्ट्र है। इसमें विभिन्न भाषाई और धार्मिक समूह हैं। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ के अकान जातीय समूह सबसे बड़ी हैं। ईसाई धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है, जिसके बाद इस्लाम और पारंपरिक आस्थाएं आती हैं। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य घाना में वनयुक्त पठारी क्षेत्र भी शामिल हैं। घाना में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जिसमें अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं, ठीक है। राजधानी इसकी अकरा है, घानायन सेडी है और राजभाषा इसकी अंग्रेजी है। चलिए, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। घाना के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके दक्षिण में गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर स्थित है, या पश्चिमी अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो आपको बताना है उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू घाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण में गिनी की खाड़ी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी है बेटा, इस क्षेत्र में गोल्ड कोस्ट है और यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी भी है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरी चीज है, पश्चिमी अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली दिस रीजन की, तो हाँ, यहाँ पे आप देखोगे 10 डिग्री नॉर्थ है, फिर यहाँ बहुत ही नीचे आप जाओगे तो 0 डिग्री लैटिट्यूड आपको मिलेगी। तो पहला यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के बारे में जल्दी पता चलेगा आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।